कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। इन्वॉल्व होता है, कौन भाग लेता है? केमिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और आयंस। इलेक्ट्रॉन्स भी ना बोल के हम उसको क्या बोलते हैं? आयंस, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन भाग लेगा? नाभिक, ठीक है, मीन्स न्यूक्लियस भाग लेगा। तो यहाँ पे ये इसी को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और इसी को ही हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो जैसे हमने न्यूक्लियस लिया, नाभिक, उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब किसी भी एटम या परमाणु का पूरा भार किस पे है? उसके नाभिक पे। तो इसमें जो प्रोटॉन है कौन सा चार्ज रखता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज रखता है? बोथ, न्यूट्रल होता है, ठीक है, चार्जलेस। बिकॉज 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव, इसलिए वो कैसा होता है? न्यूट्रल या चार्जलेस होता है, ठीक है। जब ये टूटता है तो अपने में से बहुत सारे पार्टिकल्स को बाहर निकालता है, लगभग 35 to 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, ठीक, जिसमें से 3 जो है वो स्टेबल या स्थायी होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। किसी भी एटम के में न्यूक्लियस के डिस्ट्रॉय होने से, न्यूक्लियस अगर टूटता है तो 3 स्टेबल एलिमेंट्स को पार्टिकल्स को बाहर निकालता है, जो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, वो पार्टिकल्स हैं। अब ये जो नाभिक का बनना है, इसमें को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। अब ये टूटेगा क्यों? न्यूक्लियस ब्रेक क्यों होता है? जब क्या होता है? अनस्टेबल, अस्थायी होता है, तभी ये टूटता है, ठीक है। स्टेबल होगा मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तो कैसा होगा? स्टेबल। स्टेबल होगा तो नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। रेडियो एक्टिव कब होगा? जब वो क्या रहेगा? अस्थायी या अनस्टेबल, ठीक है। तो अनस्टेबल है मतलब N/P रेशियो जो है वो मोर देन 1.5 होगा। अगर 1 होगा तो स्टेबल है, अगर मोर देन 1.5 है तो क्या होगा? अनस्टेबल है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ठीक है। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अगर क्या करते हैं? अनस्टेबल होते हैं, तो अपने में से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फीजन, नाभिकीय विखंडन, और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन। न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फीजन माने विखंडन और फ्यूजन माने संलयन, ठीक है। अब फर्स्ट आपको लेना है न्यूक्लियर फीजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? एक बड़ा एटम जो है, ठीक है, उस पे हम या नाभिक पे एक न्यूट्रॉन को डालते हैं अगर, ठीक है, किसका? ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, ठीक। अगर इसको हम डालते हैं तो 2 स्मॉलर में ब्रेक होता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फीजन, ठीक है। तो जैसे इसमें लिया हुआ था यूरेनियम 235 है, 92 है,
अगर एक न्यूट्रॉन को डालते हैं तो ये अपने में से निकालता है बेरियम और क्रिप्टन को, और 3 न्यूट्रॉन को भी रिलीज करता है। इसका याद नहीं आ रहा है आपको, तो उतने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट है। यूरेनियम ब्रेक होता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालता है। ठीक है, ये किसकी रिएक्शन है? न्यूक्लियर फिजन। और हमको पता है कि कोई भी चीज़ अगर टूटता है तो एनर्जी को क्या करता है? हाँ, बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो पहला हमको लेना है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है, इसमें कैसे होता है? एक यूरेनियम जो है, यूरेनियम 92 है, 235 है, एक न्यूट्रॉन को डालते हैं तो ये किस में ब्रेक होता है? बेरियम और क्रिप्टॉन। और कितने न्यूट्रॉन को बाहर निकालता है? 3। अब अगर हमने यूरेनियम का 1 ग्राम लिया है, 1 ग्राम यूरेनियम लिया है और मान लो उसने 2000 एटम्स कंटेन किए हैं 1 ग्राम में, इतने एटम प्रेजेंट है, एक एटम कितने न्यूट्रॉन बाहर निकाल रहा है? 3। ठीक है, तो बाकी कितने बचे हमारे? 1999। ठीक है, तो वो इस न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक, अब एक जो है फिर किस में टूटा? बेरियम और क्रिप्टॉन में, और इसने भी कितने न्यूट्रॉन बाहर निकाले? 3। और इस तरीके से ये रिएक्शन चलती जाएगी जब तक कि पूरे एटम्स कंप्लीट डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, आ रहे समझ में? इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड। एक बार स्टार्ट होगी तो जब तक पूरे क्वांटिटी खत्म ना हो तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। ये किसका प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। कहाँ पे गिरा था? है ना, हिरोशिमा। कौन सी ईयर में? के बाद 42 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। 45, वेरी गुड, 45 में हुआ था। ठीक है, एटम बॉम्ब का ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अभी तक उसके इफेक्ट देखे जा रहे हैं ना। थोड़ी भी क्वांटिटी अगर प्रेजेंट है तो वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। और इसमें लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अब इतनी एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। ये तो डिस्ट्रक्टिव पर्पस था, विनाशक था। ठीक है, अब अगर इतनी एनर्जी लग रही है, निकल रही है, तो हम उस एनर्जी को क्या कर सकते हैं? यूजफुल पर्पस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको क्या कर दें? कंट्रोल कर दें। ठीक है, तो सेकंड है आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन। ये उतार लिया अनकंट्रोल्ड को। अच्छा, देखो यहाँ पे जैसे यूरेनियम हमने लिया, यूरेनियम का कितना ग्राम लिया? 1 ग्राम, और वो कितने एटम्स रखा हुआ है? 2000 एटम्स को कंटेन करा है। एक एटम टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन निकालता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसकी क्वांटिटी है तो ये रिएक्शन कैसे होते जाएगी? चलते जाएगी। जैसे एक बार बहुत सारा कागज रखा है और वहां पे आपने आग लगा दिया, तो बाद वाले को आपको जलाना पड़ता है क्या? नहीं, अपने आप चलता है और तब तक जलता है जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए। ये वही है,
इसको एक बार स्टार्ट हो जाता है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है इससे कि पूरे जीन को तक इसने चेंज कर दिया। जो अभी भी लोग होते हैं, मतलब बच्चे पैदा होते हैं जो अफेक्टेड पर्सन के, उनके जैसे पहले उनका किसी का हाथ कटा था तो बच्चे हो रहे हैं उनके भी हाथ कटे हुए हैं, इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। क्या है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से बनता है एटम बम। एक ही बार गिरा है, ठीक है, और उसका इफेक्ट आज तक दिखाई दे रहा है, जबकि 45 में गिरा था। 60 साल 70 साल बाद भी उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है। तो इतनी एनर्जी अगर निकल रही है तो हम इसको किस वे में यूज़ कर सकते हैं? कंट्रोल्ड मैनर पे। तो अगर कंट्रोल करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो है कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, जो यूरेनियम निकल रहा है उसमें से 2 को एब्जॉर्ब करा दे। जैसे एक यूरेनियम है, न्यूट्रॉन डाला, बेरियम क्रिप्टॉन निकला, और 3 में से एक ही न्यूट्रॉन को रखो, तो ये रिएक्शन कैसे चलते जाएगी? कंट्रोल मैनर में, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम को अगर रिएक्शन को फास्ट करनी है तो न्यूट्रॉन डाल दो, और अगर स्लो करनी है तो न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दो, कंस्ट्रक्टिव पर्पस, ठीक है। तो आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो कौन से उससे करते हैं? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से। किससे करते हैं? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और कंट्रोल चेन रिएक्शन जो है वो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। किसमें होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर। सुना है कभी न्यूक्लियर रिएक्टर? कहाँ कहाँ है? ट्रॉम्वे। और किसने बनाया था उसको? भाभा ने। उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन बताओगे मेरे को, ठीक है। क्योंकि भाभा ने ही जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको इंडिया में स्टेब्लिश किया था। एक ट्रॉम्वे है जो तारापुर को ट्रॉम्वे बोलते हैं, भाभा ने। दूसरा यूपी में क्या है? नरूरा। राजस्थान में कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। राजस्थान में कोटा। हाँ, कौन सा? गुजरात खाकरा, वो अभी है, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर। वही 6 या 7 ही है, अभी तो 7 है टोटल, एक मुझे भी नहीं याद आ रहा है। ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर वो डिवाइस है जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। किस मैनर में करते हैं? कंट्रोल्ड मैनर पे। मतलब हमको अगर रिएक्शन को क्या करना है? स्मूथली ले जाना है, तो एक ही न्यूट्रॉन को रखते हैं तो वो कंट्रोल्ड होगा। और जब हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर लेते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर का में पहले हम क्या लेंगे? फ्यूल। फ्यूल किसकी रॉड होती है? हाँ, यूरेनियम कार्बाइड लेते हैं या फिर ऑक्साइड। कार्बाइड या यूरेनियम ऑक्साइड। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे यूज करते हैं? एज अ फ्यूल, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर का फर्स्ट पार्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूल, ईंधन है। अरे फिर सेकेंड पार्ट हम इसमें क्या लेते हैं? कंट्रोल रॉड। फर्स्ट है फ्यूल, सेकेंड हम लेते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। ये किसका बना होता है? कैडमियम और बोरॉन का, ठीक है। ये क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ये यहाँ पे जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल है, यहाँ पे ये कंट्रोल रॉड भी बोलते हैं इसको।
न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इज सेकंड नेम इज कंट्रोल रॉड। ठीक है, कंट्रोल रॉड रहती है, कैडमियम की बनी होती है। अगर हमको रिएक्शन को स्लो करना है तो इस कंट्रोल रॉड को नीचे डाल देते हैं, तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिएक्शन को फास्ट करनी है तो ये कंट्रोल रॉड को ऊपर खींच लेते हैं, ये ऐसे जुड़ी रहती है। ठीक है, रिएक्शन को स्लो डाउन करना है तो रॉड को नीचे डाल देते हैं, और रिएक्शन को फास्ट करनी है तो रॉड को ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर है, हैवी वाटर वगैरह यूज़ करते हैं मॉडरेटर के फॉर्म में। ठीक है, मॉडरेटर जो है वो क्या करता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, स्लो डाउन करता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है स्लो डाउन करने की? न्यूट्रॉन को कम क्यों करते हैं? कोई भी चीज़ फास्टली जाता है तो टकराने का चांस रहता है क्या ज़्यादा? नहीं, सिर्फ टच करेगा और निकल लेगा, लेकिन हमको उसको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो वहाँ तक पहुँचना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए न्यूट्रॉन के स्पीड को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, ताकि वो इस पे जाके क्या करे, इसको हिट कर सके। आ गया? फिर नेक्स्ट फोर्थ हम लेते हैं कूलेंट्स। इसमें लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कूलेंट्स। कूलेंट समझते हो ना हिंदी में? ठीक है, हाँ, रेफ्रिजरेटर्स। तो इसमें लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि पूरा इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, गर्म। इसलिए उसको इंस्ट्रूमेंट को भी स्लो क्या करने के लिए, कूल रखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कूलेंट्स। ठीक है, और फिफ्थ होता है कंक्रीट शील्ड। कंक्रीट की शील्ड होती है ना। इस पूरी ये जो प्रोसेस है ये रेडियो एक्टिव है, और हमको पता है कि जो रेडियो एक्टिव रेज है वो हार्मफुल होती है ना, हार्मफुल होती है और क्या कॉज करती है, कैंसर। कैंसर कॉज करती है। इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो शहर के बाहर बनाए जाते हैं और अर्थ पे, मतलब नीचे ग्राउंड पे बनाया जाता है, ताकि उसकी रेज जो है वो बाहर ना निकले। और पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को सीमेंट से बने हुए एक रूम में रखा जाता है। ठीक है, इतना सारी प्रोसेस करते हैं, फिर भी जो इस पे वर्क करते हैं उनको ज़्यादातर उनकी डेथ कैंसर से ही होती है ना। मैडम क्यूरी की भी उसी से हुई थी, ल्यूकेमिया से, क्योंकि इसी पे वो वर्क करती थी। और ये जो रेज है ये दिखाई नहीं देती है, बट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था, एक न्यूक्लियस का डिवाइड होना 2 पे। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि इतनी एनर्जी तो ये निकाल रहा है। अब ये एनर्जी कैसे निकलती है, कौन से फॉर्मूले से निकलती है एनर्जी? नहीं, एक्सो तो हीट निकल रही है वो है ना। जैसे नॉर्मल ले लो, एक लड्डू है, उसको आपने तोड़ दिया, तो तोड़ने से पहले उसको वे किया, ठीक है, उसका वेट लिया, फिर उसको जोड़ के तोड़ दिए, फिर तोड़ के फिर जोड़ो, फिर उसका वेट लो, तो हमेशा उसका वेट कम आएगा प्रीवियस से, कुछ नीचे गिर जाएगा, कुछ हाथ में चिपकेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम एक हैवियर को टू स्मॉलर में ब्रेक करते हैं तो उसके मास में चेंज होता है, और वो क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट, डेल्टा एम, चेंज इन मास। मास में क्या हो जाएगी, कमी होगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। डिफेक्ट माने क्षति, मास को क्या बोलेंगे, भार, हाँ, द्रव्यमान की क्षति, कमी होगी। अब यही जो मास डिफेक्ट है वो आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये जो m है ये मास डिफेक्ट है, E इज इक्वल टू डेल्टा m, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट।
ठीक है, तो ये जो मास डिफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये मेन इक्वेशन है आइंस्टीन का, जिसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। इसको जब उन्होंने दिया था और ये बताया था तो उसके 40 साल बाद लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। अरे किससे, आइंस्टीन इक्वेशन से। और कितनी एनर्जी बाहर निकलती है इसमें, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया। अब है न्यूक्लियर फ्यूजन, समझ आ गया ये ना, फ्यूजन आ गया। तो अगर पूछे कि कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन किस में यूज हुआ था, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, एटम बम। कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए अब जब इतनी एनर्जी निकल रही है तो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम क्या है, ऐसा नहीं कि एटम बम ही उसमें बना रहे हैं, है ना, बना नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी निकल रही है उससे टरबाइन चला रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन कर रहा है या एनर्जी सप्लाई कौन कर रहे हैं, बड़े बड़े टरबाइंस। और वो टरबाइंस किससे चल रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बोलता है, दो स्मॉलर न्यूक्लियस कंबाइंड एंड फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस। ठीक है, दो स्मॉल मिलके अगर एक लार्ज बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ भी क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 1H2 फॉर्म्स 2He4। ठीक है, 1H2 का नाम क्या है, ड्यूटीरियम। ये ड्यूटीरियम और क्या बनाता है, ये हीलियम। ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ सन। सेकेंड, कौन सा बॉम्ब बनता है इससे, हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये किसके लिए है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ सन। सेकेंड है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो एटम बॉम्ब से कितना टाइम्स ग्रेटर है, 100 टाइम्स हाइड्रोजन बॉम्ब है। ठीक है, अगर बोलते हैं वो गिरा तो पूरी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए सारी कंट्री सिर्फ क्या बताती है कि हमने हाइड्रोजन बम बनाया है, क्योंकि अगर गिराएंगे तो वो भी नहीं बचेंगे, है ना। तो किसी भी कंट्री की जो पावर है वो किससे पता चलती है, उसके पास कितना यूरेनियम है और कितना बॉम्ब है। ठीक है, हाँ, क्या चीज़, हाँ, अमेरिका नहीं, कोरिया, हाँ, नॉर्थ। अरे समझ में ये, ठीक है। अब देखो, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, कोई भी चीज़ को तोड़ना आसान है और जोड़ना टफ है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले एटम बम गिराना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन बम बनेगा और फिर हाइड्रोजन बम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसको करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि आप फ्यूज़ करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो सेम है यहाँ पे कि हमने बूंदी को वेट किया, फिर उसे लड्डू बनाया, तो फिर उसको वेट करेंगे लड्डू को, तो उसका वेट हमेशा कम आएगा बूंदी से। ठीक है, मतलब फिर जो हमारा मास में क्या आएगा, चेंज आएगा, वो क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट। फिर आइंस्टीन इक्वेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ठीक है, और इसमें कितनी एनर्जी निकलती है, फ्यूजन के 100 गुना ज़्यादा। ठीक, तो लेकिन इनको कंबाइन करने के लिए हमको पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन की, फिर उसके बाद वो फ्यूज होके क्या बनाएगा, न्यूक्लियस। क्लियर, समझ आया। अब इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। क्यों, अगर दोनों में कंपेयर करें, फ्यूजन और फ्यूजन में, तो फ्यूजन कंट्रोल्ड एनर्जी ज़्यादा मिल रही है,
है नहीं, एनर्जी तो ज़्यादा ही मिलती है, 100 गुना ज़्यादा है। बताओ, ये डेंजरस नहीं है अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाए तो, लेकिन अगर हम फ्यूज़न लेते हैं तो उसमें से अल्फ़ा बीटा रेडियो एक्टिव रेज बाहर निकल रही है, तो वो पोल्यूशन कॉज करता है और इसमें सब जुड़ जा रहा है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी बाह्य उत्पाद नहीं है, सिर्फ बन जा रहा है, तो ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता और ना ही ये हार्मफुल है आपके इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर ये छोड़ ही नहीं रहा है, सब चीज़ किस में आ गई है, पूरे एटम में या नाभिक में, तो ये प्रदूषण नहीं करता, इसलिए किसका चांस नहीं रहता, कैंसर वगैरह का कोई चांस नहीं रहता। और जो फीजन है उसमें बाई प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जैसे क्या क्या बाहर निकल रहा था, क्रिप्टॉन है, बेरियम है, न्यूट्रॉन भी बाहर निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा रेज भी बाहर निकल रहा है, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन कॉज होता है और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, कहीं भी रखोगे तो वो तो सबको छेद करके बाहर निकल जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को बेस्ट माना जाता है इन कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? हो गया? हटाओ। अब देखो, इसमें हम बोलते हैं कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो अपने में से क्या बाहर निकालता है, हमेशा अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स या रेस को बाहर निकालता है। ठीक है, तो जो अल्फा रहता है कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज रखता है, पॉजिटिव, बीटा रखता है नेगेटिव, और गामा जो है वो है चार्जलेस, आवेशहीन। ठीक है, अल्फा जो है वो 1 हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और गामा जो है वो EMW वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा, इलेक्ट्रो माने विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन सा, गामा। अब अगर एक अल्फा बाहर निकलता है, एक बीटा बाहर निकलता है और गामा, तो किसी भी एलिमेंट या तत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताया था फजान, रसेल एंड सोडी में इन ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप में को क्या बोलेंगे, समूह प्रतिस्थापन नियम। ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ गिवन बाय फजान, रसेल एंड सोडी, 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है किसी भी एलिमेंट से, उसको बोलते हैं अल्फा एमिशन, इमीट होना माने बाहर निकलना, निष्कासन, एमिशन। ठीक है, अगर एक अल्फा किसी से भी निकलता है तो एटॉमिक नंबर Z, इसमें 2 यूनिट लॉस होगा और मास जो है वो 4 यूनिट लॉस होगा। Z जो है वो कितना बाहर निकलेगा, 2 यूनिट्स। जैसे अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लो जिसका आपको पता हो, ना उसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे लिया लेड, ठीक है, हिंदी में सीसा बोलते हैं इसको, है ना, PB, यहाँ पे आके रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ये याद रखना। ठीक है,
कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव रहता है, अपने में से कंटिन्यूसली अल्फा बीटा गामा निकालता रहता है। जब निकालता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है और मास नंबर भी चेंज होता है, लेकिन अगर जैसे ही लेड बन जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, लेड पे आके। तो ये अगर हम लेड लेते हैं तो लेड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, 14 ग्रुप मीन्स फोर्थ ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड लेते हैं हम। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये? 14th या फोर्थ ग्रुप। मेंडलिफ में जो फोर्थ है, मॉडर्न में वो 14 है। ठीक, अगर ये अपने में से एक अल्फा को बाहर निकाला 2He4, तो 82 से कितना हो जाएगा बेटा? 80। 80 किसका है? मरकरी है। ठीक है, और ये कितना आएगा? ये बोल रहा है एटॉमिक नंबर 2 यूनिट लॉस, तो 82 से कितना हो गया आपका? 80, और ये कितना हो जाएगा? 202। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, है ना, तो ये कौन सा होगा? 12th ग्रुप। तो अगर किसी भी एलिमेंट से एक अल्फा बाहर निकलता है तो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन 2 यूनिट पीछे चली जाएगी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? हो गया। अब इसी में लेना है आपको बीटा एमिशन। बीटा एमिशन, ठीक, बीटा का सिंबल क्या है? 1E0। ठीक है, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट इंक्रीज होगा, 1 यूनिट गेन करेगा, बढ़ेगा, और ए जो है मास, उसमें नो चेंज, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है, कोई भी चेंज नहीं होगा। और पीरियोडिक टेबल में पोजीशन 1 यूनिट राइट हैंड साइड होगी आगे। जैसे इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, सेम है, आपने लेड लिया 82 और 206। ठीक, इसमें से एक बाहर क्या निकल रहा है आपका? क्या बाहर निकल रहा है? बीटा। तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा, मतलब 83। अगर आपको नहीं याद है तो x लिख दो, और मास में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप था? 14th ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 15th। मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन 1 यूनिट कौन से साइड होगी? राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, ग्रुप चेंज हो रहा है। आया? अब उसके बाद आपका है गामा इमिशन। गामा इमिशन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। हो गया। अब देखो, जैसे क्वेश्चन इसमें आता है कॉम्पिटिटिव्स में कि एक यूरेनियम है 92 है, 234 है, ये कन्वर्ट हो रहा है लेड 82 और बना रहा है 222। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड? ठीक है, क्या बोलता है? एक यूरेनियम है, एक लेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो कितने अल्फा को रिलीज कर रहा है और कितने बीटा? 5। देखो, इसको निकालना कैसे?
अल्फा में मास भी चेंज होता है और नंबर भी चेंज होता है, बीटा में सिर्फ नंबर चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। तो पहले आप मास निकालो, 234 माइनस 222 कितना आएगा? 12 है, ठीक है, 12 का डिफरेंस है, उसको 4 से डिवाइड करो, क्योंकि अगर अल्फा निकलेगा तो 4 कम होता है 3, ठीक है। तो आपने इसको 4 से भाग दे दिया तो 3 अल्फा निकला, तभी मास में चेंज हुआ है, बीटा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 अल्फा बाहर निकलता है तो इसमें कितने यूनिट कम होगी? 2 यूनिट, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो 92 में अब हाँ कितना आएगा? कितना आएगा? 86। अब ये 92 है, तो 86 में कितना बीटा डालोगे कि वो 92 में जाए? 6, 3 अल्फा एंड 6 बीटा। अब किसको नहीं आया समझ? नहीं, इसको नहीं आया। नाम क्या बेटा? दामेश्वरी। देखो ये जो बढ़ता है ना, ये बीटा से बढ़ता है और ये घटता किससे है? अल्फा से। तो पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करो जो एक में होता है दूसरे में नहीं। तो पहले आप मास को, जो ये मास है इसको माइनस करो, क्योंकि यहाँ से आपका अल्फा पता चल जाएगा। तो 234 में 222 को घटाएंगे तो 12 बचेगा। एक अल्फा में मास में 4 की कमी होती है, तो आप डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना आएगा? 3 अल्फा बाहर निकला, ठीक है। अब 3 अल्फा अगर बाहर निकलेगा तो इसका मास कितना हो जाएगा? 6 कम कर दो, ठीक है। लेकिन वो दिया कितना है आपको? तो क्या करोगे उसको? क्या ऐड करोगे? बीटा, ठीक है। बीटा कहाँ तक लोगे? 86 हुआ था, ये 92 है, तो 86 में 4 डालोगे तो 90 होगा, फिर 2 और डालोगे तो 92 होगा। इसको उतार लो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे हर चीज़ आपको समझ आए। कई बार ऐसा होता है हम घर में भी जाके करते तो भी आ जाता, नहीं आएगा तो कल 2-3 क्वेश्चंस में कराऊंगी तो समझा दूंगी, ठीक है। हर चीज़ हमेशा नहीं आती है ना, धीरे धीरे आती है यार। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि कितना अल्फा निकला, कितना बीटा और कितना गामा। आया समझ में? अब जो रेडियो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फजान, रसल और सोडी, रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर को बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर क्या बोलेंगे? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक कोटि की अभिक्रिया है। ऑर्डर माने कोटि होता है, ठीक है। एक कोटि की अभिक्रिया है, मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर जो है वो एक ही अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करती है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, ठीक। तो कोई भी अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट माने दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता पे। किस पे डिपेंड करती है? अभिकारक की सांद्रता पे। तो एक ही अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करती है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन, क्योंकि एक ही अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करती है। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट टर्म आता है आपका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा है कभी? किसी भी अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एज ऑफ रॉक्स। ठीक है, किसी भी रॉक है या प्लांट है या एनिमल है, उनकी एज कौन से उससे निकालते हैं आप? हाँ, उस दिन समझाया था, कार्बन डेटिंग। समझ आ गया था ना? समझाई थी ना मैं? तो ज़रूरत नहीं है ना, हो जाएगा ना? ठीक है, एज ऑफ रॉक्स, प्लांट्स एंड फॉसल बाय कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, और किसने दिया था? डिस्कवर बाय डब्ल्यू लीबी बाय यूजिंग C14। डब्ल्यू लीबी ने किया था, और किसको यूज करके? कार्बन 14। ठीक है, वो यूरेनियम से निकालते हैं। ये मैं कार्बन डेटिंग का बता रही थी। भैया अब इसमें एक लेते हैं, लास्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कैसे देते हैं कॉम्पिटिटिव में? अभी यहाँ पे जैसे दिया है N 7 14, ये ठीक है, ये आपको न्यूक्लियर रिएक्शन दिए, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। कॉमा बोलते, क्वेश्चन मार्क बोलते, कॉमा किसको बोलते हैं? ऐसे है ना? हाँ, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अभी 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि ये क्या है। ठीक है, पहले तो इस रिएक्शन को बोलते हैं NP टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियर। N मतलब ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, ठीक है, और P इज अ प्रोटॉन। तो ये भी ऑप्शन देता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। 4 ऑप्शन में NP, PN, अल्फा, बीटा ऐसे देता है 4 ऑप्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपके ऐसे देखो ये 7 है और 1 निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7 में से 1 घटेगा तो 6, तो कार्बन 6 हो गया। ठीक है, 14 और 1 15, 15 में से 1 गया तो कितना बचा? 14। तो 4 ऑप्शन में से आप उसमें देखोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अरे जैसे अब है ये कौन से टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है? क्या बोलेंगे इसको? अल्फा N, अल्फा न्यूट्रॉन। हाँ, तो अभी कितना होगा? 13 और 2 15, तो 15 मतलब फॉस्फोरस। ठीक है, और 27 और 4 31, 30, क्या बना? फॉस्फोरस। ये क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, है ना? ऐसे ही बोलते हैं। मेरे भी छोड़े काफ़ी टाइम हो गया हिंदी। आ गया?
अब एक कौन सी रिएक्शन है ये? बीटा गामा, ठीक है। बीटा गामा है तो फिर कितना होगा? 13 और 1 14, 14 है तो सिलिकॉन, और ये 27, ठीक है। इसी को और कैसे दे सकता है आपको? सेम है, एल्यूमिनियम 13 27 1H1, टू न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन है, 2 बाहर निकल रहा है, तो कितना होगा? 13 और 1 14, 14 में से 2 गया 12, तो क्या होगा? मैग्नीशियम। 12 क्या होगा? मैग्नीशियम। और 27 और 1 28, 28 में से 2 गया तो कितना बचा? 26। ये सब क्या कहलाती है? न्यूक्लियर रिएक्शन या नाभिकीय अभिक्रियाएं। और किस में इन्वॉल्व है ये? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। जो न्यू एलिमेंट्स अभी इन्हीं सब मेथड से बन रहे हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम तक बताया ना, नेचुरल ऑक्यूरिंग है। नेपच्यूनियम कैसे बना? एक बाहर निकाल दो बीटा, तो 92 से 93, फिर एक बीटा बाहर निकालो तो 93 से 94। नहीं बेटा, -1 ये सिंबल बीटा का है ना, तो एक इंक्रीज होता है। केमिस्ट्री में माइनस मतलब गेन, ये केमिस्ट्री उल्टा है। हाँ, फिजिक्स और मैथ्स में अपोजिट रहता है ना। क्लियर, ठीक है। अब ये जितने भी न्यू एलिमेंट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक रिएक्टर में होता है जिसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर, इसमें न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ब्रीड करना माने होता है पैदा करना, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर मतलब जो पैदा कर रहा है न्यू एलिमेंट्स को, दैट इज नोन एज ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। और जैसे ये मानते हैं कि जो यूरेनियम है वो सिर्फ 0.7% है अर्थ पे, तो इतना कम क्वांटिटी है और आजकल उसका यूज़ बहुत हो रहा है, तो हमको फ्यूल को बढ़ाना है। तो हमको रेडियो एक्टिव फ्यूल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें फ्यूल को क्या करते हैं? इनरिच करते हैं, मतलब उसकी संख्या को, क्वांटिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अरे ब्रीडर रिएक्टर जो है वो क्या करता है? ब्रीड करता है, मीन्स ग्रो करवाते हैं किसको? आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है। और 92 के बाद जो डिस्कवरी हुई है वो साइक्लोट्रॉन में हुई है। ये ब्रीडर रिएक्टर सिर्फ क्या करने के लिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनरीच द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आ गया? है डाउट इसमें? हो गया कंप्लीट? तो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शंस कंप्लीट है, जिसमें न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन था, चेन रिएक्शन था, कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ था, फिर हाफ लाइफ पीरियड है, फिर एज है ना, एंड लास्ट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शंस कंटेनिंग अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो सिंबल बस आपको याद रखना है। सिंबल किसका किसका? न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, ठीक है, ड्यूटीरियम का, 1H2 भी निकलता है, अल्फा और बीटा का, ठीक है। जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ओके।